साल 2012 में अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन केन ओनो ने घोषणा की कि उन्होंने भारत की एक 90 साल पुरानी मिस्टीरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रॉब्लम में छुपा हुआ मैथमेटिकल फॉर्मूला ब्लैक होल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब हैरानी की बात तो यह है कि साल 1920 में जब ये फॉर्मूला दुनिया के सामने पहली बार आया था, उस समय ब्लैक होल जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन आखिर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया किसने, और ये 90 सालों तक दुनिया भर के मैथमेटिशियन के लिए एक अनसुलझी पहेली क्यों बना रहा? जनवरी 1913 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी को डाक से एक अनयूजुअल लेटर प्राप्त हुआ। पत्र की शुरुआत में लिखा था, Dear Sir, I beg to introduce myself to you as a clerk in the accounts department of the Port Trust Office at Madras on a salary of only 20 pounds per annum. इसके बाद ऑथर ने गणित में थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज पर चौंकाने वाली प्रगति करने और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम नंबर्स की एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रॉब्लम को हल करने का दावा किया। एक प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन होने के नाते हार्डी के लिए उत्साही लोगों और अव्यवहारिक दावों वाले लोगों के लेटर्स मिलना बहुत नॉर्मल बात थी। पहली नज़र में ये लेटर भी ऐसा ही फील हुआ, लेकिन जैसे ही हार्डी ने इसे ध्यान से देखना शुरू किया, उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि ये लेटर पूरी तरह से अलग था। 10 पन्नों में लेटर में 120 एडवांस मैथमेटिकल थ्योरम्स शामिल थी। हार्डी ने फील किया कि कुछ थ्योरम्स इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी प्रूवन थी, लेकिन कुछ पूरी तरह से नई और महान हार्डी को भी हैरान करने वाली थी। अपने सहयोगी जॉन एडम्स लिटिलवुड को ये लेटर दिखाने के बाद हार्डी ने निष्कर्ष निकाला कि ये परिणाम सही होने चाहिए, क्योंकि यदि वो सही नहीं होते तो किसी के पास उन्हें गढ़ने की कल्पना भी नहीं होती। तुरंत ही उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लेटर किसी उच्चतम क्षमता वाले गणितज्ञ, किसी यूलर या जैकोबी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखा होगा। अब केवल एक सवाल रह गया था कि ये रहस्यमय व्यक्ति कौन था और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये अज्ञात व्यक्ति सबसे ग्रेट मैथ्स माइंड्स तक पहुंच गया और उन्हें भी पार कर गया। आइए जानते हैं। 22 दिसंबर ईयर 1887 को भारत में मद्रास में एक बच्चे का जन्म हुआ, जो उस समय लगभग 30 करोड़ की आबादी वाले देश में कई अन्य बच्चों में से एक था। उसे रामानुजन का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है राम का भाई, जो एक हिंदू देवता है। बेहद गरीब परिवार में जन्मे रामानुजन ने अपनी जिंदगी में शुरुआत से ही कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर कुंभाकोणम में एक कपड़े की प्रिंटिंग प्रेस में बुक कीपर के तौर पर काम करते थे, जबकि उनकी मां कोमल तामल स्थानीय मंदिर में भजन गाया करती थी। इस दौरान ईयर 1889 में चिकन पॉक्स के कारण उनके सभी भाई बहनों का निधन हो गया। हालांकि रामानुजन ने इस बीमारी को हराते हुए अपने जीवन की लड़ाई जीत ली। जब रामानुजन को स्मॉल पॉक्स हुआ, उसी साल तंजावुर में 4000 से अधिक लोग इस घातक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। ईयर 1868 से 1907 के बीच भारत में करीब 45 लाख लोग स्मॉल पॉक्स के कारण मारे गए, क्योंकि उस समय इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ रहने वाले 2 कॉलेज स्टूडेंट से मिले ज्ञान को पूरी तरह समझ लिया था। 13 साल की उम्र में बिना किसी टीचर के अकेले ही एक किताब से, जो उन्होंने किसी से उधार ली थी, उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल की और अपने स्वयं के थ्योरम्स बनाने शुरू कर दिए। 16 साल की उम्र में उन्होंने संयोगवश जॉर्ज सुब्रिश कैर की प्रसिद्ध काम अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक कॉपी देखी
और इसके 5000 थ्योरम्स को सॉल्व करना शुरू किया। इसके अगले साल रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से बर्नौली नंबरों का विकास किया और यूलर मास्टरनी कांस्टेंट को 15 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया। बिना किसी मार्गदर्शन के एक किशोर के रूप में उन्होंने वही काम पूरा किया जिसे दुनिया के ग्रेट मैथमेटिशियंस ने सदियों तक कठिन परिश्रम से अचीव किया था। उनके फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स ने कहा कि वो उन्हें कभी कभी ही समझ पाते थे और इसके बजाय वो बस सम्मानपूर्वक हैरान होकर खड़े रहते थे। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें गणित के पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कहा कि रामानुजन को अधिकतम अंक से भी अधिक अंक मिलने चाहिए थे। उनकी ऑब्वियस एबिलिटी को देखते हुए रामानुजन को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में स्टडीज करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिली। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो सिर्फ गणित पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और इस प्रोसेस में वो अपने अधिकांश अदर कोर्सेज में फेल हो गए, जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप वापस ले ली गई। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, फिर वापस लौटे, फिर से छोड़ा। बाद में रामानुजन मद्रास के पचाया पास कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर एक बार फिर से वही होता है। रामानुजन मैथमेटिक्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जिसके कारण रामानुजन इंडिपेंडेंटली मैथमेटिक्स पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैथमेटिक्स उनका पैशन तो पूरा कर सकती थी, लेकिन बिना किसी जॉब के उनका पेट कैसे भरता। 14 जुलाई ईयर 1999 को रामानुजन ने जानकी से विवाह किया, जिसे उनकी मां ने 1 साल पहले ही उनके लिए चुना था। और जब उन्होंने विवाह किया तो उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उस समय ये सामान्य बात थी कि लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में तय किया जाता था। दिन भर की भूख के बावजूद रामानुजन रात में सपनों में मैथ्स के फॉर्मूलाज देखते थे। उनके पास न तो पर्याप्त खाना था न संसाधन, लेकिन उनके पास एक चीज थी, मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे बढ़ने की जिद। अब रामानुजन जॉब की तलाश में लगे हुए थे, पर कॉलेज डिग्री न होने के कारण उन्हें कोई भी जॉब मिल ही नहीं रही थी। कई दिनों में आलम यह होता था कि उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। पर फिर साल 1910 में रामानुजन की जिंदगी एक और मोड़ लेती है, जब उनकी मुलाकात वी रामास्वामी अय्यर से होती है, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। रामास्वामी अय्यर एक डेप्यूटी कलेक्टर भी रहे थे और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिनके पास रामानुजन एक्चुअली में जॉब मांगने के लिए पहुंचे थे। रामानुजन उन्हें अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक दिखाते हैं, जिसे उन्होंने अपने द्वारा रिसर्च किए हुए फॉर्मूले से भर के रखा था। जैसे ही रामास्वामी अय्यर की नजर इन फॉर्मूलों पर पड़ती है, वो हैरान रह जाते हैं और तुरंत एक लेटर हाथ में पकड़ाकर जाने के लिए कहते हैं। दरअसल रामानुजन के ब्रिलियंस को देखकर रामास्वामी अय्यर इतने प्रभावित होते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि रामानुजन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी लो ग्रेड जॉब में फंसे। इसीलिए वो उन्हें एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ मद्रास जाने को कहते हैं, जहां उनके एक अच्छे दोस्त आर रामचंद्र राव रहा करते थे। रामानुजन का वर्क रामचंद्र राव को भी सरप्राइज कर देता है और वो उन्हें मद्रास अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में 2 महीने की एक टेम्पररी जॉब दिलवा देते हैं। फिर कुछ समय बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, जहां उन्हें 30 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। अब ये जॉब बहुत तो नहीं थी, पर एटलीस्ट रामानुजन एक स्टेबल लाइफ जी पा रहे थे, जहां पर वो मैथमेटिक्स के लिए भी पूरा समय दे सकते थे। रामास्वामी अय्यर और रामचंद्र राव की मदद से रामानुजन के वर्क को जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में भी पब्लिश कराया गया और उनके कोवर्कर्स ने उनके थ्योरम्स को दुनिया के फेमस मैथमेटिशियंस जैसे H.F. बेकर, E.W. हॉब्सन और G.H. हार्डी को भेजने में मदद की। उनका मानना था कि अगर ये तीनों रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स के मेंबर्स इन हाई लेवल थ्योरम्स को देखकर प्रभावित हो गए
तो वो रामानुजन को इंग्लैंड बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले दो मैथमेटिशियंस ने उन्हें जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और उन्हें बिना खोले ही उनके लेटर्स वापस भिजवा दिए, क्योंकि उन्होंने रामानुजन को मामूली समझा। और फिर रामानुजन को अपना सपना लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अगर दो बड़े फेमस मैथमेटिशियंस ने उन्हें नकार दिया तो तीसरा G.H. हार्डी, जो उनसे भी बड़े मैथमेटिशियंस थे, उनका भी नकारना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब 1913 में रामानुजन ने G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा, तो हार्डी ही थे जिन्होंने रामानुजन के पत्र को इतिहास के वर्बल और ऑर्नामेंटल ट्रेस से बाहर निकाला। और वो इतने खुले विचारों वाले थे कि उन्होंने उस लेटर राइटर में कुछ अद्भुत खोज लिया था। जब सक्षम लोग किसी असाधारण प्रतिभा को पहचानते हैं तो जो उत्साह उत्पन्न होता है वही हार्डी में था। उन्होंने तुरंत रामानुजन को इंग्लैंड लाने की योजना बनाई ताकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके साथ काम कर सकें। कुछ प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद रामानुजन ने सहमति दी और सुएज कैनल के रास्ते से एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े। इंग्लैंड पहुंचने पर रामानुजन ने अपने नेचुरल टैलेंट से हार्डी को हैरान कर दिया। वो एक अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन थे जिनके अंदर लिमिटलेस टैलेंट था जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। उनके सहयोग से हार्डी ने रामानुजन को वो प्रशिक्षण दिया जो पहले उन्हें नहीं मिला था। जल्द ही वो मैथ कम्युनिटी में एक प्रकार के मिथिकल फिगर के रूप में उभरे, जिनकी अद्भुत क्षमता को देख सभी हैरान थे। साल 1918 में मात्र 30 वर्ष की आयु में श्रीनिवास रामानुजन दूसरे भारतीय बने जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स की मेंबरशिप ली। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये वही प्रेस्टिजियस सोसाइटी है जो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन करती है। और फिर वो ट्रिनिटी कॉलेज के पहले भारतीय फेलो बने। बालक प्रतिभा अब एक वयस्क के रूप में एक शानदार घटनाक्रम बन चुकी थी। रामानुजन एक अनजान देश में अकेलेपन और कम्युनिकेशन गैप के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एक दिन उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया और रेलवे ट्रैक पर लेट गए, लेकिन ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। ब्रिटेन में कठोर मौसम, लगातार काम और उचित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया। बावजूद इसके रामानुजन ने अपनी रिसर्च जारी रखी। बीमार अवस्था में भी बेड पर लेटे हुए वो थ्योरम्स पर काम करते रहे और कहते थे, थ्योरम्स मुझे सपनों में आते हैं। रामानुजन का असाधारण दिमाग उनके कमजोर स्वास्थ्य पर भारी पड़ गया। सख्त शाकाहार और गणित के प्रति जुनून ने उनके शरीर को प्रभावित किया और टीबी के कारण उन्हें इंग्लैंड में सैनिटोरियम में रहना पड़ा। 2 साल इलाज के बाद जब उनकी हालत में सुधार हुआ तो उन्हें भारत वापस भेजने की योजना बनाई गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और उनके मार्गदर्शक G.H. हार्डी ने मिलकर 3 अहम निर्णय लिए। पहला, मद्रास यूनिवर्सिटी में 400 रुपये मासिक वेतन के साथ उन्हें गणित विभाग में नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन्हें 250 पाउंड वार्षिक फेलोशिप देगी। तीसरा, मद्रास यूनिवर्सिटी भी 250 पाउंड वार्षिक फेलोशिप प्रदान करेगी। ये व्यवस्था अगले 6 वर्षों तक जारी रहेगी और रामानुजन को आवश्यकता पड़ने पर इंग्लैंड यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। गरीबी में पले बड़े रामानुजन के लिए, जिनके पिता एक कपड़े की दुकान में 20 रुपये प्रति माह कमाते थे और उनकी मां एक भजन समूह में गाकर कभी कभार 1 अंकों में पैसे कमाती थी, ये मदद ईश्वर प्रदत्त वरदान की तरह थी। लेकिन रामानुजन ने असाधारण रूप से विनम्र और नैतिक कार्य करते हुए जनवरी 11 ईयर 1919 को मद्रास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार फ्रांसिस ड्यूसबरी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने बताया कि उन्हें इतनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता नहीं है
और इसे गरीब और अनाथ बच्चों की मदद के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया। ये असाधारण विनम्रता और नैतिकता का एक दुर्लभ उदाहरण है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते उन्हें भारत लौटने में देरी हुई, लेकिन ईयर 1919 में युद्ध समाप्ति के बाद वो भारत लौटे। यहाँ उनकी अचीवमेंट्स को बहुत तारीफें मिली और उनका भव्य स्वागत हुआ। 1729 ये सिर्फ एक साधारण संख्या नहीं है, ये रामानुजन हार्डी नंबर है। इसे दुनिया भर के मैथमेटिशियंस के बीच मैजिक नंबर के रूप में जाना जाता है। इसे रामानुजन ने कैसे खोजा, ये कहानी बड़ी वंडरफुल है। ईयर 1920 में जब हार्डी मद्रास के अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे रामानुजन से मिलने पहुंचते हैं, तो बातचीत के दौरान उन्होंने अपना टैक्सी का नंबर बताया, जो था 1729। ये नंबर हार्डी के लिए एक साधारण संख्या थी, लेकिन रामानुजन के लिए इसमें गहरा मैथमेटिकल मीनिंग छुपा हुआ था। रामानुजन ने कहा, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के टोटल से 2 अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने समझाया, पहला तरीका 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1729। दूसरा तरीका 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 1729। इस घटना ने न केवल रामानुजन की गहरी गणितीय दृष्टि को दर्शाया, बल्कि इसे हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, जो आज भी मैथ्स में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के रूप में जाना जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के प्रभावी इलाज की कमी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बहुत सालों बाद ग्रेट हार्डी ने रामानुजन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कहा, I suppose that it is always a little difficult for an Englishman and an Indian to understand one another properly. The real difficulty for me is that Ramanujan was, in a way, my discovery. I did not invent him. Like other great men, he invented himself. But I was the first really competent person who had the chance to see some of his work. And I can still remember with satisfaction that I could recognize at once what a treasure I had found. I owe more to him than to anyone else in the world, with one exception, and my association with him is the one romantic incident in my life. रामानुजन के निधन के वर्षों बाद हार्डी से पूछा गया कि वो फेमस मैथमेटिशियंस को उनकी प्रतिभा के लिए 1 से 100 के पैमाने पर कैसे रेट करेंगे, तो उन्होंने खुद को 25, अपने सहयोगी और दोस्त लिटिलवुड को 30 और जर्मन मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट को, जो 19th सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली दिमागों में से एक थे, उनको 80 अंक दिए। रामानुजन को उन्होंने 100 अंक दिए। रामानुजन के साथ काम करने वाले हार्डी ने उनकी यूनिक एबिलिटीज को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पावर ऑफ जनरलाइजेशन, अ फीलिंग फॉर फॉर्म और अपनी हाइपोथेसिस को जल्दी से रिवाइज करने की एबिलिटी को कंबाइन किया, जो अक्सर वास्तव में चौंकाने वाली होती थी, और उन्हें उनके अपने यूनिक डोमेन में अपने समय में कोई राइवल नहीं था। उनके ज्ञान की सीमाएं उतनी ही चौंकाने वाली थी जितनी इसकी गहराई। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो मॉड्यूलर इक्वेशंस और थ्योरम्स को ऐसी सीमाओं तक हल कर सकता था जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था, जिसकी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस पर महारत किसी भी मैथमेटिशियन से कहीं अधिक थी, जिसने खुद के लिए जेटा फंक्शन का फंक्शनल इक्वेशन और एनालिटिक थ्योरी ऑफ नंबर्स में कई प्रसिद्ध समस्याओं के डोमिनेंट टर्म्स खोजे थे, और फिर भी उसने कभी डबल पीरियोडिक फंक्शन या कॉची के थ्योरम्स के बारे में सुना नहीं था, और वास्तव में उसे यह भी स्पष्ट नहीं था कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है। इन शॉर्ट, रामानुजन ने उन सबसे महान मैथमेटिशियंस को भी सरपास कर लिया, जबकि उनके पास उन बेसिक टूल्स का ज्ञान नहीं था जो वो यूज करते थे।
उन्होंने अपना काम दूसरों के काम पर नहीं बल्कि खुद के लिए इन्वेंट किया। कुल मिलाकर रामानुजन ने अपनी जिंदगी में लगभग 3900 मैथमेटिकल रिजल्ट्स को कंपाइल किया। अब आप सोच रहे होंगे रामानुजन को ऐसी प्रतिभा कहां से मिली? क्या ये उनकी मेहनत थी या भगवान की देन? सच्चाई शायद इन दोनों का ही मिश्रण है। उनकी मृत्यु के बाद लगभग सभी उनके क्लेम्स सही साबित हुए हैं, जिन्होंने अध्ययन के नए क्षेत्रों के द्वार खोले हैं और फर्दर रिसर्च को इंस्पायर किया है। वास्तव में उनके इन्फ्लुएंस के कारण द रामानुजन जर्नल नामक एक साइंटिफिक पब्लिकेशन स्थापित किया गया, जो केवल रामानुजन के इन्फ्लुएंस में गणित के क्षेत्रों पर काम करता है। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते गए, रामानुजन की कहानी का एक और आश्चर्यजनक पहलू सामने आया। साइंस और मैथमेटिक्स के कंटिन्यूअस इवोल्यूशन और प्रोग्रेस के साथ रामानुजन का काम ऐसे क्षेत्रों में रेलेवेंट हो गया जो उनके लाइफ टाइम में एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ब्लैक होल की स्टडी। उदाहरण के लिए उनके समय में कोई ये नहीं जानता था कि ब्लैक होल अध्ययन के योग्य विषय है। फिर भी रामानुजन ने पहले ही एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर लिया था जिसे आने वाली जनरेशन्स उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग भी लेंगी। जैसा कि हाल ही में एमोरी यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियंस कैन ओनो ने कहा कि रामानुजन के फॉर्मूलों ने उन सिद्धांतों की झलकियां दी हैं जिन्हें रामानुजन शायद खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाए होते। वो सिद्धांत जिन्हें किसी को आवश्यकता नहीं थी जब तक कि उनकी जरूरत न पड़ी हो। अब ये कैसे संभव है? रामानुजन को ये चीजें कैसे पता चली जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी? वो अपने समय में समझे गए विचारों से बहुत आगे कैसे जा सके? इस पर ओनो ने कहा, ये अविश्वसनीय है कि उनके पास ये अंतर्दृष्टि थी, लेकिन ये अवश्य ही होगी। जबकि उनके कलीग फ्रीमैन डायसन ने कहा, रामानुजन के पास कुछ ऐसे जादुई ट्रिक्स थे जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। शायद डायसन सही थे। शायद कोई ऐसी वजह थी जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। जादू नहीं, बल्कि कुछ और। रामानुजन को एक गहरे धार्मिक हिंदू के रूप में जाना जाता था। कई बार उन्होंने अपनी गणितीय क्षमता का श्रेय अपनी पारिवारिक देवी नमगिरी को दिया, ये कहते हुए कि मेरे लिए कोई इक्वेशन तब तक कोई अर्थ नहीं रखता जब तक वो भगवान के विचार का प्रतीक न हो। उन्होंने ब्लड ड्रॉप्स का सपना देखने का वर्णन किया, जो इस देवी का प्रतीक थी, और कैसे इन सपनों के बाद उन्हें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला के दृश्य मिलते थे जो उनके सामने स्क्रॉल होते जाते थे। ये विश्वास करना मुश्किल लग सकता है, या शायद ऐसा प्रतीत हो कि रामानुजन ने अपनी अजीबता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये हाई लेवल थिंकर्स के बीच यूनिक स्टोरी नहीं है। पीरियोडिक टेबल के निर्माता रूसी केमिस्ट डिमिट्री मेदवेदेव ने कहा कि ये उनके सपने में आया था कि सभी एलिमेंट्स, जिनमें से कुछ अभी तक खोजे भी नहीं गए थे, बस अपने आप उनके सामने अरेंज हो गए। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स के लिए फेमस थे, जिनमें वो शांतिपूर्वक एकांत में बैठकर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के परिणामों की कल्पना करते थे। इन्हीं थॉट एक्सपेरिमेंट्स में से एक के दौरान उन्होंने फेमस इक्वेशन E=mc² की खोज की थी। यहां तक कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें आईफोन के लिए इंस्पिरेशन एक डे ड्रीम में मिली थी। मानवता के सबसे लेजेंडरी थिंकर्स के बीच ऐसी कई कहानियां हैं जो रैंडम इंस्पिरेशन की स्टोरीज हैं, जो प्रतीत होता है जैसे हवा से निकल कर आई हो। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिए। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के हजारों इक्वेशंस तैयार की,
जिनमें रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, डिवीजन फॉर्मूला, मॉक थीटा और डाइवर्जेंट शामिल हैं। ईयर 1919 में डेवलप मॉक थीटा फंक्शन ने बाद में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल को सुलझाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। श्रीनिवास रामानुजन को द मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी पर गहरा योगदान दिया। उनके कामों में इन्फिनाइट सीरीज, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस और इन्फिनाइट प्रोडक्ट्स शामिल थे, जिन्होंने नंबर्स और उनके आपसी रिलेशनशिप्स के लिमिटलेस नेचर को रिवील किया। किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना रामानुजन के इंट्यूशन और क्रिएटिविटी ने उन्हें इन्फिनिटी से जुड़ी ऐसे पैटर्न और सत्य को पहचानने की क्षमता दी जो अनुभवी मैथमेटिशियंस के लिए भी असंभव थे। उनकी G.H. हार्डी के साथ सहयोग ने उनके योगदान को स्थायी रूप से स्थापित किया और उनके विचार आज भी आधुनिक गणित पर प्रभाव डालते हैं। श्रीनिवास रामानुजन के अतुल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए साल 2012 में भारत सरकार ने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में घोषित किया। ये दिन उनकी जयंती पर युवाओं को प्रेरित करने, मैथमेटिक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने और रामानुजन की अद्भुत विरासत को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उनके द्वारा किया गया कार्य, जो आज भी मॉडर्न मैथमेटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, एक सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन की महानता का प्रमाण है, जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। रामानुजन ने दुनिया को सिखाया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। वो आज भी हर मैथमेटिशियन के लिए, हर युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। हर साल ऐसा लगता है कि रामानुजन का काम नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए खजाना खोलता रहता है, चाहे वो ब्लैक होल से जुड़ा हो या किसी और क्षेत्र से। ये भी अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में रामानुजन का काम टाइम ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी और लिमिटलेस एनर्जी जैसे नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सवाल ये है कि क्या और कौन से ऐसे रहस्य और इनर विजन उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हैं, जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले शानदार वीडियो को मिस न कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।